ये केस न सिर्फ वक्त के साथ पेचीदा होता जा रहा है, CCTV images of the crime scene have been destroyed. बल्कि ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब जानना जस्टिस और सच के खातिर बेहद जरूरी है। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। और वक्त गुजरने के साथ ऐसी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का बड़ा मकसद हम सबसे छुपाया जाए। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। इस केस में हम लोग जानेंगे कि कैसे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की दीवारों के पीछे एक इलीगल रैकेट चल रहा है जिसमें लाशों को भी नहीं बख्शा गया। इस केस में इतने काले राज हैं जिनको छुपाने के लिए ये पूरा केस एक ऐसे पुलिस अधिकारी को सौंपा गया जिसपे 2013 के कामदुनी केस को बिगाड़ने और लापरवाही करके अपराधियों का साथ देने का इल्जाम है। It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. यकीन मानिए ये केस आप लोगों को जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा उलझा हुआ है, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि ये जस्टिस की आवाज दबनी नहीं चाहिए। 8 अगस्त 2024 आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। थर्सडे को रात 11 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और करीब आधे घंटे बाद यानी कि 11:30 बजे सेमिनार हॉल की उसी तरफ से आते हुए दिखता है और 1 घंटे 30 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 शुक्रवार रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा हाथ में अपना डिनर लिए हुए अपने साथी 4 जूनियर डॉक्टर्स के संग सेमिनार हॉल में जाती हैं और 2 घंटे बाद 2:30 बजे चारों जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल से बाहर आते हुए दिखते हैं। 3 घंटे 30 मिनट बाद यानी कि सुबह 4 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है जहां पर डॉक्टर तिलोत्मा रेस्ट कर रही थी और 37 मिनट बाद वही शख्स सेमिनार हॉल से बाहर जाते हुए दिखा। उस फ्लोर पे 2 सीसीटीवी कैमरास थे जो आप इस मैप पर देख सकते हैं। सीसीटीवी 1 जो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में था और सीसीटीवी 2 जो फ्लोर के एंट्री गेट के पास था एंड पेशेंट वार्ड वाले पोर्शन को कवर करता था। अब हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे जो फ्लोर के एक कॉर्नर पर लगे हुए थे। 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाता है और सुबह करीब 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ जाता तो है पर अंदर ये सोच के एंटर नहीं करता है कि लेडी डॉक्टर सो रही होंगी या रेस्ट कर रही होंगी क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था और यही सेम बात उस जूनियर डॉक्टर ने पुलिस को अपने बयान में बताई है। ठीक आधे घंटे बाद एक दूसरा जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में एंटर करता है और उसकी आंखों के सामने उसे जो नजारा दिखता है, जो मंजर दिखता है, उससे किसी भी इंसान का दिल दहक जाएगा। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है ये सारी चीजें कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट में भी लिखी हैं और ये सारे टाइम स्टैम्प्स 3rd फ्लोर पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाइड हैं। लेडी डॉक्टर की बॉडी एक मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी और उसपे से आधे कपड़े गायब थे जो कि उनकी बॉडी के बगल में ही पड़े हुए थे। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा पास में ही बिखरा हुआ था। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिस पर दरिंदगी की दास्तान खून से नहीं लिखी गई थी। दोनों आंखों से बहता हुआ खून और चेहरे और प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था और देखते ही देखते सेमिनार हॉल में काफी ज्यादा भीड़ जुट गई और माना कि डॉक्टर का दिल बहुत मजबूत होता है क्योंकि उनका पेशा ही ऐसा है, लेकिन वहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान का दिल ऐसे मंजर को देखने के लिए नहीं बना था। एक हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों की जान बचाई जाती है वहाँ पर काम कर रही लेडी डॉक्टर के संग ऐसा हादसा हो जाएगा ये सोच पाना भी बहुत डरावना है। जब ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची तब हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने एक बहुत ही शर्मनाक चीज करी। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से लेडी डॉक्टर के घर पर कॉल लगवाया। पेरेंट्स के पास पहले कॉल गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो आप उसको जल्द से जल्द देखने हॉस्पिटल आ जाइए। ये खबर सुन के लेडी डॉक्टर के माता पिता बहुत ज्यादा घबरा गए तो उन्होंने वापस कॉल करने का ट्राई किया लेकिन किसी ने भी वापस कॉल रिसीव नहीं किया और करीब 15 मिनट बाद उनके माता पिता के पास वापस से हॉस्पिटल की तरफ से कॉल गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। जबकि 12 घंटे पहले 8 अगस्त को रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। कॉल पर हालचाल लेने के बाद लेडी डॉक्टर ने अपनी मां को ये भी बताया था कि उसको सेमिनार हॉल में अब राउंड पर जाना है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 15 मिनट के अंदर उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने 2 अलग अलग रीजंस क्यों बताए लेडी डॉक्टर के माँ बाप को। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছে। क्या षड्यंत्र रचने की दास्तां यहीं से स्टार्ट हुई
या फिर ये किसी बहुत बड़े क्राइम को छुपाने का पहला कदम था। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने ना ही इस मौत को खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये सारी गलती लेडी डॉक्टर की है, उसको इतनी रात को अकेले नहीं रहना चाहिए था। यानी ना सिर्फ ये झूठ फैलाया, बल्कि सारा इल्जाम लेडी डॉक्टर पर ही डाल दिया। जबकि डेड बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि लेडी डॉक्टर के साथ कितनी ज्यादा दरिंदगी की गई है। डॉक्टर तिलोत्तमा के पेरेंट्स को 3 घंटे बाहर बिठाला गया और उनको अपनी बेटी को देखने भी नहीं दिया जा रहा था। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। रही बात सेमिनार हॉल में अकेले रुकने की, तो डॉक्टर तिलोत्तमा एक सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी जो चेस्ट मेडिसिन से एमडी परस्यू कर रही थी, और वो उस रात 36 आवर्स की ड्यूटी करके लौटी थी। अब इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद वो थक हार के उस सेमिनार हॉल में थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई थी, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना ही डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए कोई चेंजिंग रूम था और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सेमिनार हॉल में ही आराम करते थे। ये सब जान के भी वहाँ के प्रिंसिपल का ऐसा बयान सुन के वहाँ के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का खून खौल उठा और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शुरू तो कोलकाता से हुआ था, लेकिन आज इस देश के सारे डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सभी को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में हुए खुलासे उस कहानी की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र को छुपाने के लिए नए नए किरदार और किस्से लाए जा रहे हैं। सबसे पहला ब्लंडर कहेंगे या प्लान, उस क्राइम सीन को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सील नहीं किया, जबकि सबसे पहला स्टेप किसी भी क्राइम को हैंडल करने के लिए यही होता है कि उस क्राइम सीन को सील कर दिया जाए, जिससे कोई भी इंसान वहां पर ना आ पाए, जिसकी वजह से कोई भी प्रूफ्स के संग टेम्परिंग ना कर पाए। सबसे पहले वहां पर एक पुलिस टीम पहुंची जिन्होंने सीसीटीवी के आधार पर एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाई और उनको क्राइम सीन पे लेडी डॉक्टर का बैग और फोन भी पड़ा मिला था। एज पर द रिपोर्ट, पुलिस ने जब वापस से सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी तो उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखा। उस वक्त उस इंसान के गले में वो नेकबैंड पड़ा हुआ था, लेकिन 4:37 पर जब वो इंसान सेमिनार हॉल से बाहर आया तब उसके गले में वो नेकबैंड नहीं था। तो पुलिस ने सारे जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर्स से पूछताछ स्टार्ट करी, लेकिन किसी ने भी उस इंसान को इससे पहले हॉस्पिटल में कभी नहीं देखा था। तो पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स के फोन जब्त किए और उन सारे फोन से एक एक करके वो नेकबैंड कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो उनमें से एक फोन से वो ब्लूटूथ नेकबैंड कनेक्ट हो गया और वो फोन संजय रॉय का था। संजय रॉय ही वो शख्स था जो सीसीटीवी में सुबह सेमिनार हॉल जाते हुए दिखा था। अब आप लोग ध्यान से ये समझिएगा कि इस केस को कैसे दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे थोड़ी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यूज में सब जगह संजय रॉय के पास्ट की बात चल रही थी। जांच में पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीबी होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। संजय रॉय सिर्फ एक सिविल वॉलंटियर था, जिसे हम लोग सिविक पुलिस भी कहते हैं, और इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली जगह लगाई जाती है, जिससे ये इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की मदद कर सके। इसीलिए संजय रॉय बिना किसी रोक टोक के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आ जा सकता था। वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय पेशेंट्स को एडमिट कराने और हॉस्पिटल में बेड दिलाने की दलाली करता था। भवानीपुरी में रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी काफी बदनाम था। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और लोगों को नौकरी दिलाने या फिर कोई अन्य काम कराने में हेल्प करने के लिए लाखों पैसे ठगता था। यहाँ तक कि उसने अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस की बैजिंग करा रखी थी। उसके पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि संजय रॉय ने 4 शादी की थी, जिसमें से उसकी शुरू की 3 बीवियां उसके एब्यूसिव नेचर की वजह से उसको छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी बीवी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से खत्म हो गई थी। संजय रॉय अश्लील मूवीज और दारू का बहुत बड़ा एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग से ये पता चला कि संजय 5 अगस्त से 8 अगस्त तक खड़गपुर के सालुआ गांव में था और 8 अगस्त को कोलकाता वापस लौट आया था। संजय रॉय ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को वे एक और सिविल वॉलंटियर के संग शराब पी के काली घाट के रेड लाइट एरिया गया था। फिर वहाँ से 11 बजे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज उस पेशेंट को देखने आया जिसे उसने एक दिन पहले उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, और 30 मिनट बाद वो हॉस्पिटल से निकल के शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया गया। उसके बाद उसने फिर से शराब पी और वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज गया और उसने लेडी डॉक्टर के संग हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर सॉल्ट लेक के पास एक पुलिस बैरिक में जाके सो गया। जरा सोचिए कैसा सिस्टम है कि जो इंसान पुलिस में है ही नहीं वो भी पुलिस बैरिक में जाके सो गया। कोलकाता पुलिस का कहना था कि संजय का बयान सीसीटीवी फुटेज और उसकी फोन की लोकेशन से वेरीफाई हो
रहा था। संजय के फोन में बहुत सारी अश्लील वीडियोस मिली और साथ ही में उसके पड़ोसियों ने और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसको शराब और अश्लील फिल्म से एडिक्ट होने की बात को भी कंफर्म किया था। कोलकाता पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर संजय रॉय को एक लौता मुजरिम मान के अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन पर खुद को ही शाबाशी देने लगी, लेकिन ये किस्सा थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में हर नए खुलासे के संग नए सवाल आ रहे थे, जिसका जवाब ना ही कोलकाता पुलिस के पास था और ना ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। संजय रॉय के अरेस्ट के बाद ये प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी जांच के बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बेली, एंकल, राइट हैंड की रिंग फिंगर और होठों पे बहुत गहरी चोट आई थी। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत अंतर होता है। इस रिपोर्ट के बाहर आने पर पूरे देश के डॉक्टर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए, क्योंकि एक आदमी जो नशे में था वो इस 31 साल की महिला के साथ हुए खौफनाक इंसिडेंट में अकेला शामिल नहीं था। तीर शायद सही निशाने पे लगा था, इसलिए प्रेशर बढ़ने की वजह से इस चीज को कवर अप करने का शर्मनाक खेल स्टार्ट हो गया था। प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को थ्रेट देने वाले मैसेजेस आने लगे। ये खबर आने लगी कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने ना ही इस पूरे केस को खुदकुशी बताकर इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश करी, बल्कि उन लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए। मामला जब बहुत बिगड़ने लगा तो एक और ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपनी पोस्ट से ये कहकर रिजाइन कर दिया कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिफेम किया जा रहा है और विक्टिम उनकी बेटी जैसी थी। लेकिन ये सारा नाटक सिर्फ एक दिन का था, क्योंकि अगले ही दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। संदीप घोष की इमेज एक निहायत ही भ्रष्ट आदमी की है, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का दिया गया ये बयान है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। जरा सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो कि इतनी हाई पोजीशन पर है, जिसके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसके लिए एविडेंस मिटा पाना कितना आसान है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ एक चेहरा है जिसको असली मुजरिमों को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो सभी कातिलों का बहुत डीप पॉलिटिकल कनेक्शन है, या फिर ये सब बहुत हाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिलीज से आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस केस में जितने लूप होल्स नजर आ रहे हैं, उसके बेसिस पर इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संजय रॉय को जब अरेस्ट किया गया तो उसकी बॉडी बहुत एरोगेंस से भरी हुई थी। इनफैक्ट उसने पुलिस वालों को ये बोला कि मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। और हैरानी की बात यह है कि जिस टाइप की इंजरीज लेडी डॉक्टर को हुई थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने फाइट बैक किया था। ऐसे में जो इंसान हैवानियत कर रहा होगा, उसके शरीर में भी कुछ खरोच या चोट आई होंगी। लेकिन संजय रॉय की बॉडी में चोट तो दूर, एक खरोच का नामो निशान तक नहीं था। उसका पकड़ा जाना मानो एक मूवी की स्क्रिप्ट जैसा था। क्राइम सीन पर खुलेआम ऐसे एविडेंस मिल जाना, कल्प्रेट के इतने बड़े क्राइम करने के बाद ना ही वो शहर में रुका, बल्कि पुलिस बैरिक में जाके सो गया। एक और बात, उस रात लेडी डॉक्टर के संग 4 जूनियर डॉक्टर्स भी थे, और उसी के साथ फ्लोर पर और भी लोग थे जो सीसीटीवी में नजर आए हैं। लेकिन संजय रॉय के अलावा क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मिले हुए हेयर, ब्लड और सीमेन के सैंपल्स को सेफली कलेक्ट करके बाकी सारे सस्पेक्ट से मैच कराया गया? 35 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन आज तक संदीप घोष का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान का इस केस में हाथ होने की बात को कैसे पुलिस नजरअंदाज कर सकती है? ये जरूरी है कि प्रिंसिपल के कॉल डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट्स की जांच की जाए, क्योंकि ये केस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम नजर डालें अगले लूप होल पर, तो इस फ्लोर मैप के अकॉर्डिंग कोलकाता पुलिस ने मेंशन किया कि सीसीटीवी 1 था तो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में ही, लेकिन वो सेमिनार हॉल के एंट्री गेट को कवर नहीं कर रहा था। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक अंदाजे पर हो रही है कि जितने भी लोग जो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुए, वो सिर्फ सेमिनार हॉल में अपना काम करने गए होंगे और अपना काम करने के बाद वापस बाहर आ गए होंगे। आखिर इतने बड़े कॉरिडोर में सिर्फ एक ही सीसीटीवी लगाया गया था। क्या सरकारी पैसे से प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेबें भर रहा था? एक सेमिनार हॉल में एक से ज्यादा एंट्री और एग्जिट डोर होते हैं। न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस सेमिनार हॉल की एक छोटी सी फुटेज को एनालाइज करें, तो सेमिनार हॉल में कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। ना ही अभी सीसीटीवी फुटेज डिस्क्लोज करी गई है, और ना ही ये डिस्क्लोज किया गया है कि सीसीटीवी 1 की पोजीशन और एंगल क्या था। हम लोग ये कैसे मान ले कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त संजय रॉय के अलावा
और भी लोग सेमिनार हॉल में दाखिल हुए हो। और इस चीज पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं कि जिस हैवानियत से लेडी डॉक्टर गुजरी है, क्या किसी और को उनकी चिल्लाने या चीखने की आवाज नहीं आई? क्योंकि हॉस्पिटल में तो वैसे ही शोर शराबा कम रहता है और जिस टाइम पर ये क्राइम हुआ उस टाइम पर तो वैसे ही शांति रहती है। प्लस कॉरिडोर की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी की चिल्लाने की आवाज दूसरे रूम में ना जाए। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ के सेमिनार हॉल की वॉल साउंड प्रूफ तो नहीं हो सकती। और ये बात इस इमेज से क्लियर भी हो जाती है कि सेमिनार हॉल में कोई भी साउंड प्रूफिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था। अब अगर हम एक बार पुलिस की बात को सच मान भी ले तो क्या इतने नशे में एक्यूज ने लेडी डॉक्टर को कंट्रोल कर लिया होगा कि वो शोर तक नहीं मचा पाई? और ये चीज करने के लिए या तो लेडी डॉक्टर का मुंह किसी चीज से ढका होगा या किसी रस्सी से बांधा होगा। और ये सिर्फ एक अकेले ड्रंक मैन का काम नहीं हो सकता है। और अगर किसी को भी मेरी ये बातें थ्योरी लग रही हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी की इस स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये साफ कह दिया कि इस केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर इतना अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर वहाँ से मिला है तो ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता, इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। एक आदमी की बॉडी ऑलमोस्ट 15 ग्राम ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे में लेडी डॉक्टर की बॉडी से 150 ग्राम सीमेंट का मिलना ये बात की पुष्टि कर देता है कि उस दिन सेमिनार हॉल में एक से ज्यादा लोगों ने डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ दुष्कर्म किया। जब बॉडी मिली तो लेडी डॉक्टर के दोनों पैर 90 डिग्री पर टिल्ट थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस चीज की पुष्टि करी गई है कि लेडी डॉक्टर का पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया था। डॉक्टर्स का ये कहना है कि पेल्विक गर्डल को तोड़ना एक नशे में धुत आदमी के बस की बात नहीं है। आंखों से जो खून निकल रहा था वो लेडी डॉक्टर के टूटे हुए चश्मे के टुकड़े थे जो उनकी आंखों में घुस गए थे। और सर में इंजरीज इस तरीके से आई हैं जिससे साफ पता चलता है कि लेडी डॉक्टर का सर किसी दीवार में मारा गया था। उसके साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में भी गहरे घाव मिले हैं। चेहरे पर मिले स्क्रैचेस और सेमिनार हॉल के फटे पर्दे ये बात बयां करते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से फाइट बैक करने की, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी थी। एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेडी डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज टूट गया था जिसकी वजह से उनकी जान गई थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लेडी डॉक्टर का आखिरी समय कितना दर्दनाक गया होगा। अगर डॉक्टर तिलोत्तमा ने थोड़ा बहुत भी फाइट बैक किया होगा तो थोड़ी बहुत चोट तो उन अपराधियों को भी आई होगी। तो फिर पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स की बॉडी का एक कंप्लीट फिजिकल चेकअप क्यों नहीं किया? यहाँ तक ये बात तो साफ हो गई थी कि या तो संजय रॉय के संग और भी लोग इस केस में शामिल हैं या फिर संजय रॉय को सिर्फ एक बलि के बकरे की तरह ट्रीट किया जा रहा है और लोगों को बचाने के लिए। देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि पुलिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों की वजह से असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा है। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस के वर्क एथिक्स पर सवाल उठाए थे और ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया था। सीबीआई के पास ये केस पहुंच जाने के बाद हड़कंप मच गया और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कैसे एक पूरी सरकारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है इस केस के सबूत मिटाने के लिए। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में ये क्राइम हुआ था उसके सामने वाले टॉयलेट और रेस्ट रूम में एकदम से सीबीआई वाली न्यूज आने के बाद रेनोवेशन के नाम पे सबूत मिटाने का काम स्टार्ट हो गया। और जब इतना करके भी मन नहीं भरा तो हजारों की तादाद में गुंडे भेजकर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ को धमकाया गया और इस कदर आतंक मचाया गया कि ना सिर्फ सीबीआई के आने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके बल्कि धरने पे बैठे सारे डॉक्टर्स और स्टाफ का मनोबल तोड़ा जा सके। लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है
कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इस केस को शुरू से ही डाइवर्ट और कवर अप करने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को ये केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 के कामधुनी रेप केस में लापरवाही करके और कल्प्रिट से मिलीभगत करने का आरोप था। न सिर्फ न्याय का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है, बल्कि इसके कातिलों को शक्तिशाली पोजीशन पर बैठे हुए लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब मैं आप लोगों से कुछ डिटेल्स, इनसाइडर न्यूज और थ्योरी शेयर करने वाला हूँ, जो कहीं न कहीं दबी आवाज से ही सही पर लोगों के बीच पहुंच रही है। और अगर इन थ्योरीज में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए कि इस केस में हम लोगों को जो जैसा दिख रहा है, सिचुएशन उससे भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि शायद इसके तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़े हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में तो ड्रग रैकेट चलता है और इस पूरे प्रोसेस में 2 कॉलेज इंटर्न्स और प्रिंसिपल संदीप घोष हैवीली इन्वॉल्व हैं। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला था तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और प्रिंसिपल और एचओडी को भी इन्फॉर्म किया था। जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की धमकी भी दी थी, लेकिन लेडी डॉक्टर को डराने के लिए सबसे पहले तो उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात एक प्लान टॉर्चर की साजिश रची गई, जिसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। अब आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें इसी थ्योरी के बारे में बात हो रही है, जिसमें 2 स्टाफ और एक इंटर्न की बात हो रही है जो ये रैकेट चेस्ट डिपार्टमेंट में चलाते हैं। आरजीकर कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी गहरा है। 1991, 2001, 2003, 2006, 2012, 2015 जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे रैकेट और ऑर्गन ट्रेडिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करी तो उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया गया और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम दे दिया गया। उन्हीं इतिहास के पन्नों में से एक केस है सौमित्रा बिस्वास का। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज को देखिए जो साल 2001 की इस केस से जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता था और इन फिल्म्स का शूट मोस्टली वीकेंड पर होता था, जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ललित मेमोरियल बॉयज हॉस्टल में लाया जाता था और जब कभी प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम नहीं हो पाता था तो ये लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए आई हुई डेड बॉडीज का यूज करते थे वीडियोस बनाने के लिए। कॉलेज में सभी को इसके बारे में पता था, लेकिन सिर्फ सौमित्रा बिस्वास ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करी और नतीजा वही हुआ जो आज आप लोग देख रहे हो। 25 अगस्त 2001 को सौमित्रा बिस्वास अपने रूम में डेड पाए गए और पुलिस ने बड़ी आसानी से इसको खुदकुशी बता के इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। आज इस केस को 23 साल हो चुके हैं और सौमित्रा की मां सबिता आज भी इस आस में बैठी है कि उनकी बेटी को जस्टिस मिलेगा। मधुसूदन 1999, सौमित्रा बिस्वास 2001, अभिजीत दत्ता और परवीन गुप्ता फरवरी 2003, ये सारे केसेस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में ये कॉलेज नहीं, एक षड्यंत्र का माया जाल है। अब सवाल ये आता है कि क्या 23 साल से भी ज्यादा वक्त से इस कॉलेज में ये रैकेट चल रहा था। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी हेल्प से आप लोगों को ये पूरा केस समझ आ जाएगा। ये सवाल मेरा उन सिलेक्टिव वोक लोगों से है कि डॉक्टर तिलोत्मा तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने हुई थी, इनफैक्ट वो तो व्हाइट कोट पहने हुए थी और वो सुनसान सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी वर्क प्लेस पर थी और वो रात को कहीं से पार्टी कर नहीं लौट रही थी। इनफैक्ट अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वापस आई थी। तो कहाँ गए वो शोर मचाने वाले लोग जो बेवजह की बातों का मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब सच में आवाज उठानी होती है तो इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। किसी ने सच ही कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जमाने में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। और मेरा इस केस पर इतना लेट वीडियो बनाने का मोटिव बस एक ही था कि मुझे पता था कि टाइम के साथ ही प्रोटेस्ट ठंडा पड़ जाएगा और इसी का फायदा उठा के वो हायर पोजीशंस पर बैठे लोग जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो गायब हो जाएंगे और इस केस को रफा दफा कर देंगे। तो मुझे बस आप लोगों से इतना कहना है कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि वो सुप्रीम पावर में बैठे गवर्नमेंट के लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको ये पता चले कि इस देश की जनता डॉक्टर तिलोत्मा को जस्टिस दिलाए बिना शांत नहीं बैठेगी।